चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक, इससे पहले जो है हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और उससे रिलेटेड टर्म टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसके पास जो है जो एक्सेलरेशन होता है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा भी था कि कई प्रकार का एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, और जो है अगर आप वीडियो मेरा वो नहीं देखें तो एक बार जाके यूट्यूब पर वीडियो को आप ज़रूर देखें। वहाँ पर मैंने बताया था कि 4 प्रकार का एक्सेलरेशन होता है। ठीक, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। तो आप वहाँ से जाके एक बार देख लीजिए, ज़रूर देखिए, क्योंकि जब आप वीडियो देखेंगे तभी जो है ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर स्पष्ट समझ में आएगा। तो आज हम लोग को पढ़ना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो चलिए, माय नेम इज़ पवन तिवारी और मेरा प्यारा सा सुंदर सा अच्छा सा चैनल पवन सर साइंस 066। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हेडिंग हम डालेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हम देखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है आप जानते हैं कि देखो कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो हमें यहाँ पर ये एज्यूम करके चलना है कि देखो कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जैसे सपोज दैट यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, तो हमें क्या एज्यूम करना है यहाँ पर कि ये बॉडी जो है मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने का फ़ायदा क्या है, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं चेंज होगा। जैसे सपोज दैट क्योंकि पार्टिकल मूव करता है, अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर उसका टेंजेंट, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा, और यहाँ पर आ जाएगा तो उसके जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन सपोज दैट अगर v1 हो, यहाँ पर इसका अगर वैल्यू होगा v2, डायरेक्शन नहीं वैल्यू, अगर यहाँ पर होगा v1 हो, यहाँ पर v2 है, तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है इसका मतलब कि यहाँ पर जो उसका मैग्नीट्यूड होगा स्पीड का, वही स्पीड का मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी होगा। मतलब कि v1 अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं अगर v के बराबर है तो v2 का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, v के ही बराबर होगा। ऐसे स्पीड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। या हम बात करते हैं कहीं और तीसरे जगह ले लेते हैं, वहाँ पर भी स्पीड क्या होगा हमारा v3 होगा, तो भी क्या होगा v के ही बराबर होगा। यानी कहने का तात्पर्य यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो उसकी स्पीड न चेंज हो, हर समय स्पीड क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हम कहते हैं। ठीक, अब चूंकि स्पीड तो भले ना चेंज हो इसका, लेकिन हम देख रहे हैं इसका डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रहा है। यहाँ पर इसका डायरेक्शन कुछ इस दिशा में है, यहाँ पर डायरेक्शन कुछ इधर है, यहाँ पर डायरेक्शन कुछ इधर आ गया, यहाँ पर डायरेक्शन इधर हो गया। तो हम देख रहे हैं कि देखो कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। और आप जानते हो कि किसी बॉडी का डायरेक्शन में चेंज होगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, भाई वेलोसिटी में सॉरी उसकी वेलोसिटी में चेंज होगी तो एक्सेलरेशन उसके अंदर होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा ना, और डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग हो जाएगी, और वेलोसिटी में चेंजिंग होगी तो इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो चूंकि यहाँ पर स्पीड भले कांस्टेंट हो बट डायरेक्शन में चेंज होने के चलते उसके अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और इसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ मोशन कर रहा है तो उसके पास एक्सेलरेशन होता है, उसके एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन, उसके मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। क्यों एक्सेलरेशन होता है भाई, अगर कांस्टेंट स्पीड से भी मोशन करेगा तो भी उसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है कंटिन्यूअस, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसके चलते वेलोसिटी क्या होगा हमारा चेंज हो, क्योंकि वेलोसिटी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी को या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं या तो उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्शन या कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर तो मैंने मैग्नीट्यूड तो सेम रखा बट डायरेक्शन चेंज होगा। वेलोसिटी को हम 2 तरीका से चेंज कर सकते हैं, एक कैसे, एक या तो मैग्नीट्यूड बदल दें स्पीड का अगर हम मैग्नीट्यूड बदल दें तो हम कहेंगे वेलोसिटी बदल गया,
दूसरा क्या होगा, उसका डायरेक्शन बदल दें, डायरेक्शन बदल दें तो भी हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो गया। तो हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिया कि भाई ये यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है। चलिए, बट डायरेक्शन तो हमने नहीं फिक्स किया, दोनों में से कोई चेंज हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। डायरेक्शन बदला, डायरेक्शन बदलने से उसकी वेलोसिटी बदल गई, और वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। और ये जो एक्सेलरेशन यहाँ पर होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसका डायरेक्शन होता है अलोंग द रेडियस along the radius toward the center। ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो किधर होता है, सेंटर की तरफ होता है और रेडियस के अलोंग होता है। तो एक्सेलरेशन जो सर्कुलर पाथ में, जो सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी मोशन करता है तो उस समय जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसका जो डायरेक्शन होता है क्या, along the radius एंड टुवार्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ, टुवार्ड्स द सेंटर की तरफ होता है। और इसीलिए तो इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, रेडियस के अलोंग होता है, इसलिए क्या कहा जाता है इसको, रेडियल एक्सेलरेशन। ये रेडियल एक्सेलरेशन होता है जिसको हम AR से भी डिनोट कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन क्यों होता है आपने समझा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, चेंज होने एक्सेलरेशन होगा तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। इस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। उसका डायरेक्शन किधर होता है तो रेडियस के अलोंग होता है, सेंटर की तरफ होता है। ऑलवेज ये एक्सेलरेशन हमेशा कहीं भी रहेगा, बॉडी यहाँ रहेगा तो उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, यहाँ भी रहेगा तो अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, यहाँ भी बॉडी अगर आ गया तो यहाँ भी अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, कहीं भी रहे उसका डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर। और दूसरी चीज़ कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जब मैंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, एक दूसरे के हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं, कहीं भी देखिए 90 डिग्री पर ही होता है। ठीक, तो अब इसका हमें डेराइवेशन देखना है कि डेराइवेशन कैसे होगा। तो चलिए हम इसका डेराइवेशन देखते हैं। तो सपोज दैट कि कोई पार्टिकल हो, डेराइवेशन हम स्टार्ट कर दिए। सपोज दैट कि कोई पार्टिकल हो जो एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, जिसका रेडियस r है ना, r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर वो मोशन कर रहा है। हमने सपोज कर लिया कि पार्टिकल का किसी समय एट टाइम t वो पॉइंट P पर है जहाँ पर उसकी वेलोसिटी v1 है, और आफ्टर टाइम t प्लस डेल्टा t के बाद पार्टिकल जो है रीच कर गया पॉइंट Q पर रीच कर दिया, जहाँ पर इसकी वेलोसिटी v1 है, जहाँ v1 और v2 जो है वेलोसिटी वेक्टर है एट पॉइंट P एंड Q पर, P और Q पर वेलोसिटी वेक्टर दिखा रहा है। ठीक, ये दो पॉइंट है। हम सपोज करेंगे उस समय जो इसमें एंगल में जो हमारा डिफरेंस होगा डेल्टा थीटा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा डिफरेंस हो रहा है डिस्टेंस, वो डेल्टा S के बराबर है। हम ये सपोज कर लेंगे। ठीक, जो एंगल में यहाँ पर था तो यहाँ से जब मूव करके इस पाथ के ऊपर गया तो इसके एंगल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसे मूव करके जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर जो एंगल होगा यहाँ से डेल्टा थीटा के बराबर हुआ। और उस समय जो ये यहाँ लेंथ हमारा है डेल्टा S, वो हमने कवर किया कि आर्क जो पाथ कवर किया है P से Q तक जाने में लगभग डेल्टा S के बराबर है। ओके, अब हम ये सपोज करके चलेंगे कि ये डेल्टा टी वेरी स्मॉल है, जो बहुत स्मॉल होगा। क्यों, जैसे मान लीजिए कि कोई ये सर्किल हो, ठीक ना, और ये पॉइंट मेरा P हो और ये पॉइंट मेरा Q हो, तो यहाँ से टेंजेंट खींचेंगे ऐसे और ये खींचेंगे ये, तो यहाँ से लगेगा, देखिए ये जो इतना बड़ा था अब यहाँ पर इतना हो गया छोटा, क्योंकि मैंने बहुत स्मॉल मार लिया। डेल्टा टी यहाँ पर जो डेल्टा थीटा है ये बहुत स्मॉल है आपका, और भी छोटा हम स्मॉल सपोज कर लेंगे, बहुत स्मॉल होगा। अगर और छोटा हम स्मॉल सपोज कर सकते हैं तो ये क्या होगा, P और Q क्या होगा, एक दूसरे के और क्लोज आ जाएंगे, तो अगर हम बहुत स्मॉल सपोज कर लें, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि P और Q लगभग एक दूसरे के एकदम पास है, एकदम क्लोज है। देखिए बड़ा सर्किल है तो थोड़ा दूर लग रहा है, लेकिन जैसे मैंने छोटा कर दिया, मतलब कि सर्किल को छोटा ना किया जाए, उसका डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल किया जाए। सर्किल बड़ा ही रहने दें, अगर ये सर्किल को हम बड़ा ही रहने दें, बट इसके डिस्प्लेसमेंट को, ये P है और जस्ट इसके बाद एक पॉइंट ले लें Q, तो टेंजेंट खींचेंगे तो क्या होगा,
लगभग दोनों यहाँ V1 होगा और यहाँ पर V2 होगा। ये मान के चलेंगे कि दोनों लगभग एक ही पॉइंट से निकल रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करने के लिए V1 और V2 में कितना डिफरेंस होगा, हम ये सपोज करके चलेंगे कि दोनों एक ही पॉइंट से क्या हो रहा है, मेरा निकल रहा है। तो हम सपोज कर लेंगे कि आउटसाइड में एक पॉइंट ए ले लेंगे, हम यहाँ सपोज कर लेंगे कि आपका V1 है और यहाँ पर जो है हम सपोज कर लेंगे कि आपका V2 है। ओ ये आपका हो जाएगा ए बी, हम दो पॉइंट सपोज कर लेंगे ए बी सी, दोनों एक ही पॉइंट से जो है दोनों वेक्टर को मैंने सपोज कर ले निकल रहा है। ये V1 भी इस पॉइंट से निकल रहा है और V2 भी हम सपोज कर लेंगे इसी पॉइंट से निकल रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में हमारा जाएगा ऐसे। हमें फाइंड करना, अगर ये ए बी और सी हो तो फाइंड करना है ए बी का वैल्यू कितना होगा। ठीक, सॉरी ए बी नहीं, ए बी तो मुझे V1 पता है, ये V2 पता है, हमें फाइंड करना है बी से सी तक की वैल्यू कितना होगा। और वी और सी अगर मुझे निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल लगाएंगे, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। वेक्टर एडिशन में मैंने आपको बताया था ये हमें फाइंड करना है बी सी, तो बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर हो जाएगा और बी सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी कितना है V1 वेक्टर और ये कितना है ए सी आपका V2 वेक्टर है तो V2 और ए बी आपका V1 वेक्टर है तो V1 वेक्टर। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V वेक्टर। तो जो BC होगा हमारा डेल्टा V के बराबर आएगा, जो हमारा V2 माइनस V1 वेक्टर के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा हो जाएगा डेल्टा V वेक्टर होगा। हमने ऐसा क्यों किया, हमने ये सपोज करके चला कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बहुत स्मॉल हो रहा है, बॉडी जो है बॉडी बहुत स्मॉल बहुत स्मॉल टाइम क्या है t प्लस डेल्टा टी। तो टाइम जितना ही स्मॉल होगा उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी बहुत स्मॉल होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ P पर है, बहुत स्मॉल समय में, ज़्यादा समय लेंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा इस पर, बहुत स्मॉल समय लेंगे तो यहाँ पर है और जस्ट वेरी स्मॉल तो क्या होगा, तुरंत इसके पास पहुँचेगा, इससे भी कम डिस्टेंस पे पहुँचेगा। तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे तो क्या होगा, अभी भी थोड़ा लग रहा है कि दोनों के बीच स्पेस है, लेकिन अगर उससे भी कम डिस्टेंस ले लेंगे तो Q और पास आ जाएगा, Q और पास आ जाएगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के एकदम एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक ही पॉइंट से निकाला है वेरी स्मॉल समय के लिए, क्योंकि यहाँ पर t प्लस डेल्टा टी, तो डेल्टा टी क्या बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है। डेल्टा टी समय में बहुत स्मॉल डिस्टेंस कवर कर रहा है, कर्व पाथ पर इस सर्किल पर बहुत स्मॉल डिस्टेंस कवर कर रहा है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये मान के चलेंगे कि दोनों पॉइंट एक दूसरे क्या है वेरी क्लोज है, इसलिए मैंने मान लिया कि दोनों एक ही जगह से निकल रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, बी सी कुछ इस डायरेक्शन में होगा जो डेल्टा वी के क्या होगा इक्वल होगा। ओके, ये चीज़ समझ में आया। तो आगे देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पी ओ क्यू में देखिए, अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बॉडी जो P से Q तक मूव कर रही है, इन टाइम कितना था, T प्लस डेल्टा टी था ना। अगर ये डेल्टा टी जो हो जाए अप्रोच टू जीरो, मतलब जीरो के इक्वल नहीं, मतलब अप्रोच टू जीरो, वेरी स्मॉल हो, तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो इतना स्पेस है दोनों में, वो स्पेस बहुत कम होगा, कहीं इसके पास से ही निकलेगा। ऐसा आपको फिल कराने के लिए मैं एक दूसरा फिगर बना के दिखा दे रहा हूँ। जैसे सपोज दैट ये सर्कुलर मोशन है और पार्टिकल जो है यहाँ से चलना स्टार्ट किया v1 वेलोसिटी से, और डेल्टा टी टेंड टू जब हम जीरो करेंगे तो जस्ट उसके एक स्टेप बाद की बात करेंगे तो पार्टिकल क्या होगा, एकदम इसके पास से ऐसे ही निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा ना। तो उस समय जो ये आर्क बनेगा, दोनों के बीच जो आर्क बनेगा क्या होगा, इस लेंथ के ही बराबर हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि जो लेंथ है क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा, दोनों एक दूसरे के क्या होगा इक्वल हो जाएगा, लगभग इक्वल हो जाएगा, ठीक ना। तो कब, जब डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, डेल्टा टी वेरी स्मॉल हो जाए तो आर्क पी क्यू इक्वल टू कार्ड पी क्यू। ये कार्ड जो है आर्क क्या होगा पी क्यू के इस्तेमाल हो जाएगा बहुत स्मॉल टाइम के लिए, क्योंकि उस समय क्या होगा, दोनों पॉइंट लगभग एकदम एक दूसरे के क्लोज निकलेंगे। तो उसके बीच का जब हम आर्क बनाएंगे या कार्ड बनाएंगे तो दोनों क्या होगा, एकदम छोटा होगा, तो लगभग दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, वेरी स्मॉल टाइम डेल्टा टी टेंड टू जीरो। अगर डेल्टा टी अगर मेरा टेंड टू जीरो हो जाएगा
देन आर्क जो पी क्यू है क्या हो जाएगा, इक्वल टू कार्ड क्या हो जाएगा पी क्यू के, यानी ये आर्क पी क्यू और कार्ड पी क्यू क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा होगा। तो अब इस ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं, किस ट्रायंगल में, ओ पी क्यू में, ट्रायंगल ओ पी क्यू में बात करते हैं, देखिए इसके बीच का एंगल थीटा बन रहा है और इसके बीच का एंगल थीटा क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये वाला जो हमारा चूंकि बहुत स्मॉल होगा ना आपका, तो बहुत स्मॉल होगा तो जो V1 V2 के बीच का जो लेंथ होगा वह दोनों एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। वेरी स्मॉल टाइम के लिए एक चीज़ है, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ओ पी बाई में ओ क्यू इक्वल टू किसके बराबर होगा, आर बाई, दोनों रेडियस है ना भाई, ओ पी बाई ओ क्यू 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। दूसरी चीज ठीक, और क्या लिख सकते हैं हम इस वाले में, ये ए बी बाई में ए सी इक्वल टू, देखिए इन दोनों का वेलोसिटी V1 V2 है, ठीक ना, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज रहेंगे, बहुत पास रहेंगे, तो दोनों के वेलोसिटी को हम क्या लेके चलेंगे, v की वेलोसिटी से लेके चलेंगे। अगर ज़्यादा का डिफरेंस है तो हम बोल सकते हैं एक की वेलोसिटी v1 और दूसरे की वेलोसिटी v2, लेकिन जब दोनों बहुत पास आ जाएंगे, जैसा कि मैंने अभी फिगर बनाया था, t बहुत स्मॉल होगा तो दोनों की वेलोसिटी v1 और v2 को हम क्या कहेंगे, चूंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना भाई, तो बहुत क्लोज रहेगा, तो हम मान के चलेंगे कि दोनों एक दूसरे के दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल का सेम होगा। तो वहां पर अगर हम भी लेकर चलते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा 1 के ही बराबर हो जाएगा होगा। यानी हम देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो आपस में क्या हुआ, इक्वल हो गया, और दोनों के बीच का एंगल पी ओ क्यू क्या बन रहा है, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल बी ए सी है ना भाई, ये बी ए सी क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा के बराबर हो गया होगा। और आपको 10th में ऐसा बताया गया होगा रिलेशन कि यदि दो ट्रायंगल हो, मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, अगर दो ट्रायंगल हो और दोनों के बीच का एंगल अगर आपस में बराबर हो, ए बी सी और डी ई एफ हो, और दोनों के बीच का एंगल अगर ये थीटा बराबर हो, एंगल ए इक्वल टू एंगल अगर डी हो, और दोनों के साइड प्रोपोर्शनल हो, ए बी बाई में डी ई इक्वल टू ए सी बाई में डी एफ, तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं ना, सिमिलरिटी का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर है, इन दोनों बीच का जो एंगल बन रहा है दोनों क्या आपस में इक्वल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, हमारा सिमिलर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सिमिलरिटी की कंडीशंस की यूज करते हुए सिमिलर अगर हम दिखाएंगे, डेल्टा पी ओ क्यू सिमिलर ट्रायंगल बी ए सी। अब सिमिलर होगा तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, इस ट्रायंगल के साइड का प्रोपोर्शनल इस ट्रायंगल के साइड के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि आर्क जो है लेंथ जो कार्ड जो है लेंथ के आर्क के बराबर हो गया, तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल कह सकते हैं, ओ पी ओ क्यू को ट्रायंगल ले लेंगे और यहाँ से बी ए सी हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो रहा है बात है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्यू पी किसी भी साइड का प्रोपोर्शनल क्या होगा, ये क्यू पी क्या होगा, इसका ओ पी इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ से क्यू पी जो यहाँ, तो ये मेरा कार्ड पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, ए बी सी है ना, ये क्या है हमारा, ये दोनों वेलोसिटी का वही तो रिजल्टेंट ही तो बता रहा है, डिफरेंस ही तो बता रहा है पी क्यू। इस वाला ये जो आपका वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी दोनों का डिफरेंस ही तो दिखा रहा है, उसी तरह इन दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस क्या बी सी दिखा रहा है यहाँ पर। तो हम पी क्यू की जगह क्या कर सकते हैं, वी सी बाई, तो बी सी बाई पी सी बाई क्या होगा, ए बी लिखेंगे, ये वाला आर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी के बराबर, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए पी क्यू मैंने बताया था कि अगर ये आर्क जो है, अगर ये पॉइंट वेरी मतलब डेल्टा टी टेंड टू अगर 0 हो जाए तो आर्क का लेंथ जो है इस कार्ड के लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो पी क्यू के बराबर हम कह सकते हैं डेल्टा एस, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, डेल्टा एस के बराबर तो डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हम पी क्यू क्या यूज कर सकते हैं, जितना आर्क होगा वही लेंथ कार्ड के बराबर हो रहा है, किस केस में,
कब होगा ऐसा? हाँ, डेल्टा टी टेंड टू 0, तब हमारा आर्क जो है कार्ड के बराबर हो जाएगा। ठीक है विवेक? दोनों के अभी ऐसे आर्क बना है, ऐसे आर्क बना है, ऐसे कार्ड बना है, ठीक ना? तो इन दोनों का लेंथ अगर हम ए बी कहें तो आर्क ए बी का लेंथ और कार्ड ए बी का लेंथ कब होगा? जब डेल्टा टी टेंड टू 0 होगा। तो जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ क्या होगा? ये बहुत छोटा हो जाएगा ना भाई, बहुत छोटा जब बनेगा तो देखिए दोनों का लेंथ एक दूसरे के बराबर आएगा, है ना बराबर? तो टेंड टू 0 होगा तो दोनों एक दूसरे क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो वही हम क्या करेंगे, इस पी क्यू की जगह भी डेल्टा एस हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? डेल्टा एस और ओ पी क्या है? आर है, और वी सी क्या है? डेल्टा वी। अब आई में हो जाएगा V1 और V2 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम इसके बारे में डिस्कस, जब डायरेक्शन की बात करेंगे दोनों जब एक ही पॉइंट पे आएगा तो क्या करेंगे, हम V लेके चलेंगे। ठीक, तो हो जाएगा हमारा V। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है T से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, डिवाइडिंग ऑन डेल्टा T दोनों तरफ से। ठीक, तो क्या बनेगा हमारा? डेल्टा S बाई में डेल्टा T 1 बाई में R और 1 बाई में V, डेल्टा V बाई में डेल्टा T, ऐसा होगा। इसकी लिमिटिंग वैल्यू ले लेते हैं। ठीक, लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो क्या बनेगा? लिमिट डेल्टा T टेंड टू 0 1 बाई में R, लिमिट डेल्टा T टेंड टू 0 1 बाई R बाहर निकाल देते हैं कि बार, डेल्टा S बाई में डेल्टा T इक्वल टू 1 बाई में V, लिमिट डेल्टा T टेंड टू 0 dV डेल्टा V बाई में डेल्टा T, ऐसा होगा। तो जगह 1 बाई में R क्या हो जाएगा? V इंटू 1 बाई में V, ये क्या बन जाएगा? ओमेगा बनेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? V का मल्टीप्लाई तो V स्क्वायर बाई में R। ये चीज़ आ रहा है समझ में? क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, ये लिमिटिंग वैल्यू जो टेंड टू 0 हो रहा है, लिमिटिंग वैल्यू टेंड टू 0 हो रहा है, तो डेल्टा V बाई डेल्टा T क्या है मेरा? एक्सेलेरेशन होगा ना। तो यहाँ पर जब हम एक्सेलेरेशन लिखेंगे, जैसे ये चीज़ आपको डेल्टा T टेंड टू 0 ds बाई dt आपको याद होगा, मैंने बताया था डेल्टा टेंड टू 0 डेल्टा S बाई में डेल्टा T क्या हो जाएगा? ds बाई dt होगा, और डिस्टेंस बाई टाइम क्या होगा? वेलोसिटी हो जाएगा। और लिमिट डेल्टा T टेंड टू 0 वो जो आपका है डेल्टा V बाई में डेल्टा T क्या हो जाएगा? dV बाई में dt होगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? एक्सेलेरेशन होगा। तो यहाँ पर हम A लिखेंगे। ठीक, तो क्या बनेगा हमारा? ये जो टर्म्स बनेगा ये हो जाएगा 1 बाई V हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम लिखेंगे ऐसे, डेल्टा T बाई में लिमिट डेल्टा T टेंड टू 0 ds बाई dt है ना आपका। तो इसके जगह हम क्या कर देंगे? 1 बाई में R V, और ये हो जाएगा 1 बाई में V, इसके जगह हम क्या यूज़ कर लेंगे? A हो जाएगा। V का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो A इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाई में R। और अभी शायद मैंने पीछे आपको बताया था A की वैल्यू, A इक्वल टू क्या बताया था? ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कुछ बताया था। अल्फा इक्वल टू A इक्वल टू B स्क्वायर बाई R क्या बन जाएगा मेरा? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन बन जाएगा। बाकी इसके जगह हम V यूज़ कर सकते हैं, इसके जगह क्या कर सकते हैं? A यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है तो वेलोसिटी हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा एक्सेलेरेशन। अब V का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो A इक्वल टू V स्क्वायर बाई R हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हो जाएगा। ठीक, इसी को मैंने बताया कि लिमिट डेल्टा S बाई डेल्टा T क्या होगा? ds के बराबर होगा। और ये वाला टर्म मेरा क्या होगा? V बन जाएगा। और लिमिट डेल्टा T टेंड टू 0 dV बाई dt ds होगा, जो A के एक्सेलेरेशन के बराबर होगा। क्या होगा भाई? वेलोसिटी बाई टाइम है ना आपका, तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा। और डिस्टेंस बाई टाइम होगा, वेलोसिटी होगा, मैंने वहाँ पर पुट कर दिया। ठीक, और साथ ही साथ आपको ये भी पता है
क्या ये था v इक्वल टू क्या होता था, v इक्वल टू ओमेगा आर, ऐसा बताया ना। तो यहाँ पर अगर हम v की वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई में आर, तो आर से आर चलेगा तो कटेगा तो क्या होगा, v स्क्वायर बाई में आर, तो इक्वल टू मेरा ये भी हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। बात समझ में आ रहा है ये, तो ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब थोड़ा इसका डायरेक्शन में हम डिस्कस करते हैं। जब ये डेल्टा टी टेंड टू जीरो होगा, डेल्टा टी टेंड टू जीरो होगा, तो ये लेंथ क्या होगा, आर्क वाला लेंथ भी मेरा क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा, और ये कार्ड वाला लेंथ भी स्मॉल हो जाएगा, और पी पॉइंट भी कहाँ आएगा, क्यू पॉइंट भी कहाँ चला आएगा, पी के पास आ जाएगा। तो जब पी पॉइंट क्यू के पास आ जाएगा तो अब ये ए और बी के बीच डिस्टेंस ही नहीं रह जाएगा, ए सी और बी सी क्या होगा आपस में, हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इन दोनों बीच का एंगल क्या होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। अब एंगल जब जीरो के बराबर हो तो यहाँ पर कितने डिग्री का है, मतलब कि एक लाइन है, यहाँ पर दो एंगल बन रहा है ऐसे ऐसे, ठीक ना, और ये दोनों क्या गए, दूसरे के क्लोज हो गए, पास आ गए, तो यहाँ पर क्या बनेगा, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे सपोज दैट कि इन तीनों ट्रायंगल का एंगल मिलकर कितना होगा, 180 होगा ना। 180 में कह दिया कि मैं अब एंगल बनाऊंगा ही नहीं, कौन, ये पॉइंट ए। तो जब एंगल नहीं बनाऊंगा तो ट्रायंगल कंप्लीट होने के लिए अब इन दोनों को कैसा होना पड़ेगा, इसको भी 90 इसको भी 90 होना पड़ेगा, तभी तो ट्रायंगल कंप्लीट होगा भाई। तीन एंगल है, तीन में से एक बोल दिया कि बट हम नहीं रहेंगे, अब हमें यहाँ कोई ज़रूरत है नहीं है। तो जब तीन में से एक चला गया तो दो एंगल कंप्लीट कब होगा, जब एक 90 का होगा दूसरा भी 90 का होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का, चूंकि P और Q जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो AB और AC आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर डेल्टा थीटा क्या होगा, लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा थीटा जब जीरो के बराबर हो जाएगा तो अब इसके और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, 190 डिग्री। मतलब कि यहाँ पर जो लाइन, यहाँ पर जो टेंजेंट हम खींचेंगे वो और ये जो लाइन बनेगा इसके बीच क्या होगा मेरा 90 डिग्री। कब, मतलब कि 90 डिग्री कैसे पॉसिबल है, जब ये सेंटर से, आपको पता है कि अगर कोई सर्किल होता है, ये सर्किल होता है और सर्किल पर हम टेंजेंट खींचते हैं तो अगर मुझे ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो सेंटर से ही होकर जाएगा और कहीं इधर से नहीं होकर जाएगा। अगर परपेंडिकुलर नहीं रहेगा तब सेंटर से तो इधर उधर पास कर सकता है क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर होगा तो किधर से जाएगा, सेंटर से ही जाएगा। तो जब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी इस टेंजेंट, इस वेलोसिटी जो है मेरा टेंजेंट बन रहा है, इस टेंजेंट और इसके बीच जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब किधर से जाएगा, सेंटर से ही को जाएगा। तो ये जो रिजल्टेंट दिखा रहा है, रिजल्ट कहाँ से होकर जाएगा, टुवर्ड द सेंटर। कहीं भी रहेगा, यहाँ पर भी अगर वेलोसिटी आएगा तो यहाँ पर भी इसका डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट सेंटर की तरफ होगा। इसलिए कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है क्या होता है, टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस। ये आपका, इसलिए इसका डायरेक्शन हो जाएगा कि सेंटर की तरफ ही होगा, है ना। तो ये जो हमारा डायरेक्शन हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन का।